नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों इस क्लास में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये 9वां मॉडल पेपर है दोस्तों। आई होप कुछ कारण की वजह से, ठीक है, कुछ रीजन होगा, आप लोगों ने पिछली क्लासेस पिछले मॉडल पेपर नहीं देख पाया है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सिलेबस के आधार पर यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट सब कुछ वह कंबाइंड किया गया है। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड पर हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, जैसे आपके एग्जाम में आना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी। दोस्तों खेल हम जो खेलते हैं इस प्रकरण में अगर देखा जाए तो शिक्षण में जो शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी होती है वह कौन से शिक्षण युक्त प्रभावी होगी। तो वह आपका शिक्षण युक्त जो प्रभावी होगी वह है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो आप लोग समझ गए होंगे, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम जो भागीदारिता के लिए कौन से शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी, वह आपकी शिक्षण युक्ति है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। पेडागॉजी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त जो है पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालिनी जो है नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो नालिनी किस पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, नालिनी जो है आपकी किस प्रयोजन के लिए सीखने की विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो वह उपागम है आपका बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बहुत से मेरे मित्र होंगे कि बोल लेंगे सर ये तो क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ से प्रश्न है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आएंगे, जब आप एग्जाम में जाएंगी तो हवा लगेगी, प्रश्न आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आना है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न को समझाता हूँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न दोस्तों यह है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा तृतीय के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालिनी को उन्हें हमारे पक्षियों के बीच के संबंध को चार्ट बनाकर समझाना तथा पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। तो पूर्ण रूप से समझाने के लिए ये सारी चीज़ें नालिनी जो है कर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आ चुका है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ठीक है दोस्तों, वृक्ष की संरक्षण की अवधारणा, जो वृक्ष की संरक्षण की अवधारणा होती, क्योंकि इन्वायरमेंट हम आपका चैप्टर चल रहा है, पर्यावरण का मॉडल पेपर है, तो इन्वायरमेंट पेडागॉजी भी शामिल होगी। आप लोगों को पता, जैसे आपके सिलेबस में 10 नंबर दिया गया है, इन्वायरमेंट पेडागॉजी के भी प्रश्न आना है, तो 10 प्रश्न आपके पेडागॉजी के भी रहेंगे। इसके बाद कंसेप्ट की भी आपके प्रश्न रहेंगे। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो गुंजन किन किन क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला क्रियाकलाप है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, यानी एक वृक्ष को लगाएं और फिर अपनी अपनी वृक्ष की देखभाल करना, ये आपका हो गया क्रियाकलाप। दूसरा क्रियाकलाप है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, कि वनों का संरक्षण कैसे किया जा सके, बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर देना। फिर तीसरा यह है क्रियाकलाप वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा है शिक्षार्थियों के कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो ये सभी जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई जो गतिविधियां हैं, कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। ठीक है, शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, तो ये जो गुंजन की क्रियाकलाप है सबसे कम जो है आपका प्रभावी कौन होगा। तीसरा होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, पहला होगा।
तो सबसे कम प्रभावी होगा वृक्षों पर आधारित पोष निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो पोष निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करने के सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, वाद विवाद करेंगे तो इससे ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, और प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक दूसरे वृक्ष अपनाएं, वृक्ष लगाएंगे और एक एक अपना वृक्ष ले लेंगे, उससे भी ज़्यादा होगा, वह क्रियाकलाप बढ़िया होगा, है ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, और शिक्षार्थियों के कटी लकड़ियों के भंडार दिखा देंगे, वो भी ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया गया कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो पोस्ट निर्माण में हम कर देंगे, उसके पोस्टर बनवा लेंगे, लेकिन क्या होगा, छात्र उससे डायरेक्टली उससे क्या है, मिल नहीं पाएंगे, वृक्षों को देख नहीं पाएंगे, उनके समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक करें, क्योंकि जो यहाँ पर क्लास होगी वह सभी दिल से प्रश्न होंगे और दिल से क्लासेज अटेंड कीजिएगा। प्रश्न अगला है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। आंचल एक आप ही किसी भी बहन का भी नाम हो सकता है। आंचल एक यहाँ पे शिक्षार्थी है, ठीक है, अध्यापिका है, और अपने कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले, जब कहते हैं ना हफ्ते में एक दिन गहन जांच पड़ताल हमेशा अध्यापक अध्यापिका करते हैं अपने बच्चों पर, तो उस दिन जो होता है वही दिन होता है जिस पर अब आपके शिक्षक जो शिक्षिकाएं होती हैं बच्चों पर गहन जांच पड़ताल वाल करती हैं, तो वो दिन जो है कल्पना, ठीक है, कल्पनापरक प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वही आपकी अध्यापिका आंचल कर रही हैं। तो ये जो करना है आंचल का, अध्यापिका का, तो इनके द्वारा जो है इस प्रकार का उद्देश्य सुधार करना है। किस प्रकार का? चिंतन कौशलों में सुधार करना है, संवेगात्मक कौशलों में, बोलने संबंधी कौशल में, या आपके अवलोकन कौशल में। ठीक है, तो गहनता से जांच पड़ताल करना और कल्पनापरक प्रश्न पूछना अध्यापिका का यह चिंतन कौशल में सुधार करना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिंतन कौशल में सुधार करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए कि पाठ पढ़ाने के बाद जो है शीला प्रकरण के बारे में विद्यार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। प्रश्न मतलब कि यह पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों की यदि हम समाप्त हो जाएं, एक ये पाठ है, ठीक है, एनसीईआरटी का पाठ है, यदि यह समाप्त हो जाए, इस पाठ को क्या है पढ़ाने समय शीला प्रकरण में, ठीक है, शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए कि शिक्षार्थियों ने जो यदि यह समाप्त हुआ पाठ है इससे कितना समझ पाया है, एक परीक्षण प्रसारित करती हैं, और उस परीक्षण के बाद उन्हें यह पता चलता है और आश्चर्य हो जाते हैं कि एक बड़ी संख्या में, यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा? तो इसका प्रमुख कारण यही होगा कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, उस शिक्षक या शिक्षिका ने जो पढ़ाया था पाठ को, उस पाठ में प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं कर पाया था, नहीं किया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे उस प्रकरण को नहीं समझ पाए थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। और आने वाले प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, वीडियो अंत तक देखिए, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए और चेक कीजिए कि आप लोग अगर आज एग्जाम होता है कितना इस स्कोर इन्वायरमेंट पे आप लोग क्रैक कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के एक पाठ में, ठीक है, कक्षा 5 की बात कर रहा है क्योंकि हमारी जो तैयारी है प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर की तैयारी चल रही है, तो प्राइमरी टीचर का लेवल आप सभी लोग जानते हैं, आपने सिलेबस भी चेक किया होगा। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सर्वेक्षण और लेखन पर विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के एक पाठ में जो सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बच्चों में अवसर देना चाहिए कि वे चीज़ों को क्या करें, खोजें और सीखें। तो सर्वेक्षण और लेखन भाग का यही मुख्य उद्देश्य होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ईवीएस संक्षेपण क्या दिया है आपका? ईवीएस, जिसे हम इन्वायरमेंट स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। ईवीएस जो संक्षेपण होता है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एनवायरमेंटल सोर्सेज में, एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल स्टडीज में, एनवायरमेंटल स्किल्स में होता है। किस में होता है? तो ईवीएस जो संक्षेपण है यह अर्थ किस में प्रयुक्त होता है? तो यह आपके दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है, वीडियो लाइक करते जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं, तो दिल्ली के कहाँ पर होगा? तो आपने, ठीक है, मैं थोड़ा नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको शायद अनुभव हो जाए कि ऐसे हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ऐसे शायद है, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। इसमें अब हमें ये आपको करना है कोशिश, क्या कोशिश करना है? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली कहाँ है भैया? दिल्ली इधर है, ठीक है, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली आपकी इधर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली आपकी, सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश आपका इधर है, दिल्ली आपकी नीचे हो जाएगी और दिल्ली के नीचे आपका भोपाल है, ठीक है। तो मानचित्र में बताना कि दिल्ली की स्थिति में सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है, दिल्ली के किस ओर स्थित है, ठीक है। तो दिल्ली के किस ओर स्थित है? उत्तर दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, या आपके दक्षिण पश्चिम या और दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, किस में है? सभी लोग बताएं कमेंट द्वारा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः उत्तर, उत्तर कहाँ होता है भैया? सभी लोग जानते हैं ऊपर, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में आपका हिमाचल प्रदेश है और उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं। आई होप मानचित्र आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ प्रत्येक वीडियो के इन्वायरमेंट बताऊँ कि मानचित्र आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें, उसका हर स्टेट के नाम, उनके कैपिटल यानी कि राज्य और उनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, कौन सा राज्य किस जगह पर है, किस दिशा में है, ठीक है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव प्रश्न आ गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह पूछा गया है कि आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, यह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, लाजवाब प्रश्न है, समझिएगा इस प्रश्न को, क्या पूछा जा रहा है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव भी देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? यानी ऐसा मरीज को बताना है नाम जो, जिसके लिए उपाय के लिए क्या है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाई जाती है, यानी गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जो खाता है तो वह उससे उस रोग से क्या होता है, उसको निदान मिल जाता है। तो क्या वह मलेरिया से पीड़ित है, मियादी बुखार से है, एनीमिया से है या बुखार से है? यानी किन रोगों से पीड़ित लोग को डॉक्टर जो सलाह गुड़ और आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए बोलता है, तो वह रोग आपका एनीमिया है। जी हाँ, जो व्यक्ति एनीमिया रोग से पीड़ित होता है उनके लिए डॉक्टर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं दोस्तों एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना, ये एनीमिया के लक्षण हैं।
और दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, ताकि मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है और उससे उसके निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका एनीमिया के लक्षण क्या है? सिर में दर्द होना, किसी कार्य में मन न लगना और थकान आदि होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए हैं। तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। ये सभी एनसीईआरटी से लिया गया है, सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रश्न रखा गया है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो कौन सा आपका जो पकाने के तरीका ढंग होगा, सभी गृहिणी सभी बहनों का ज़्यादातर यहाँ पे पता होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले सेंक कर, फिर तल कर, फिर भून कर। ठीक है, कैसे होगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, सेंक कर, तल कर, भून कर, यही आपके तरीका होता है खाना पकाने के लिए। सेंक कर, तल कर, फिर आपका भून कर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न लाजवाब है। जी हाँ, एनसीईआरटी के पैटर्न पर अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन से भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यानी मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, XYZ, ये आपका पेड़ हो गया, हमने ये फटाफट पेड़ बना लिया, और इसकी ऊंचाई अगर मानी जाए h बराबर कितनी हो, 10 मीटर मान लेते हैं, इससे 30 गुना कितनी हो जाएगी? तो आप लोग समझ सकते हैं 30 गुना यानी 300 मीटर जड़ की गहराई होती है। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, आबू धाबी में, रूस में, राजस्थानी में। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रेगिस्तान नाम दिया है तो रेगिस्तान, यानी कि राजस्थान में जानते हैं रेगिस्तान है, तो बहुत से बच्चे रेगिस्तान कर देते हैं। आबू धाबी में भी आपका रेगिस्तान इलाका है, वहाँ भी बच्चे कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है और इसका उत्तर पढ़ा हो गया, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसका यह पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोग दे सकते हैं क्विरीज है। क्या है? क्विरीज इसका वैज्ञानिक नेम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ये जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी ऊंचाई जो है, चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है। क्या सही होगा मेरे दोस्त? माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सही ऑप्शन तो 88-48 होता है, ऑप्शन पे दिया नहीं है, तो कौन सा सही होगा? तो ये देखिए 88-48 के समथिंग आपका कौन सा ऑप्शन है। तो आप लोग देखेंगे 88-48 यानी कि 89 के समथिंग, तो 89 ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है। जो बच्चे इस प्रश्न को अटेंड नहीं करते उसको नहीं मिलता, और जिन्होंने 89 सही किया होगा उसको मिलेगा। और इसी को क्या बोलता है, ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन जो होता है, इसमें अगर इसने कई सारे 89 मीटर करते हैं, कभी कभी 2 नंबर भी मिल जाते हैं इस प्रश्न के, अगर सही नहीं दिया है। अगर करेक्ट नहीं आ रहा तो उसको समथिंग देखना उसका कौन सा है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न का तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे सही नहीं, लेकिन नज़दीकी उत्तर फिर उसमें सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कांसा यानी कि ब्रांज 2 धातुओं का मिश्रण है, वे धातुएं कौन सी हैं? तो सभी लोग जानते हैं कांसा का जो मिश्रण होता है वह तांबा और टिन का होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 धातुओं का मिश्रण, 2 धातुएं तांबा और टिन के मिलकर आपका कांसा बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन से हैं? तो सभी लोग जानते होंगे गिद्ध, पक्षी, चील आपका जो है गिद्ध हो गया, पक्षी, चील, क्या होगा? सही बात है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी तुलना में अधिक 4 गुना देख सकने वाले जो पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध हैं। ठीक है, मिसस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे, तो चील, बाज और गिद्ध ऑप्शन में आएगा। चील इनमें काली चील होगी, ब्राह्मणी या खैरी चील होगी, आल बिल्ड चील आदि। यह लगभग 2 फुट लंबी चिड़िया होती है। बाज एक शिकारी पक्षी है। तो चील कितने प्रकार के होते हैं? काली चील होती है, ब्राह्मणी या खैरी चील होती है, और आपकी आल बिल्ड चील, 3 प्रकार की चीलें होती हैं।
और ये सभी 4 गुना तेज हमारी तुलना यानी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना दूर तक ये देख सकने की इनकी क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। शालिनी अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, जो अपने कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित जो है प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। तो वो प्रकरण करने का उनका तरीका क्या होना चाहिए? तो उनके प्रकरण करने का तरीका यह होगा कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराने के लिए शिक्षार्थियों से यह कहना चाहिए कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती हैं। यानी शीतल क्या हो गई? यहाँ पे अध्यापिका शिक्षिका हो गई। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है, चिड़ियाघर के भ्रमण का एक आयोजन करती हैं। तो यह जो शिक्षार्थियों की मदद करेगी, यह जो आयोजन करती हैं चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए, क्योंकि वो जीव जंतुओं को पाठ पढ़ाने जा रही हैं, जीव जंतुओं का पाठ पढ़ाती हैं, उसमें सारी चीज़ें जीवों जंतुओं के बारे में बताया होगा अध्यापिका ने, शीतल ने, ठीक है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को। ठीक है, तो भ्रमण करना जो है यह शिक्षार्थियों में किस प्रकार मदद करेगा? तो यह दोस्तों कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ देखेंगे जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। कोई एक गांव का छात्र है जो अपने घर के विषय में लिखता है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में जो है अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं धरती से। इन्हें मजबूत बांस के खंभों द्वारा या खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। यह गांव कहाँ का होगा? वह बच्चा जो है अपने गांव के बारे में बताए, वो बच्चा किस गांव का होगा? तमिलनाडु के गांव का होगा, असम का होगा, उत्तराखंड का होगा या आंध्र प्रदेश के गांव का होगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह बच्चा असम में होगा, क्योंकि असम में बाढ़ आती है, अत्यधिक वर्षा होती है। इससे क्या है, 10 से 12 फुट के बांस नीचे होते हैं और इनके ऊपर जो है घर बनाया जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, और ये इनके घर लकड़ी के होते हैं। क्योंकि इनके लकड़ी किस लिए होते हैं? इनके घर क्या है, फिर ये छोड़ के चले जाते हैं, बारिश आ जाती है, फिर वो बनाते हैं। ठीक है, तो इनका क्योंकि आप लोग जानते हैं असम में वर्षा जो है लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। आप लोग समझ पा रहे हैं कितनी वर्षा होती है? यहाँ तो भैया 100 सेंटीमीटर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है असम में, और मौसम हमेशा आर्द्रता से भरा रहता है। इसलिए असम के घर जो है बांसों से मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? देखिए, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, तो ये जानना जरूरी कि समुचित कार्य होगा कौन, सही कौन होगा समुचित कार्य? तो दोस्तों पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना होगा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य है। लेकिन अगर यह दिया जाए कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, तो यह समुचित आकलन नहीं होगा, क्योंकि हमें रूपात्मक आकलन करना है, तो हानियों की चर्चा हमें नहीं करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से बताइए कि पक्षियों में से कौन सी जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्या वह पक्षी कौवा है, उल्लू है, कोयल है, मैना है? और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो वह पक्षी जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, वह आपका कौन सा पक्षी हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा, क्योंकि उल्लू है अपनी गर्दन को पीछे काफ़ी हद तक घुमा लेता है। और यह एक विचित्र पक्षी भी है। उल्लू एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में भी दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देखा जितना रात में दिखता है। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील भी होते हैं उल्लू के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि?
8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, पहला होगा या दूसरा होगा। सभी लोग जानते हैं ब्रेल लिपि जो है आपके 6 बिंदुओं पर आधारित आपके लिपि होती है। ब्रेल लिपि के बारे में और कुछ डिटेल से जान लेते हैं। ब्रेल लिपि नेत्रहीन के लिए पढ़ने के लिए होता है और इसे स्पष्ट कर लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार, ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है 1821 में किया गया। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है 1821 में किया गया। किसके द्वारा? एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों चिन्ह वाली लिपि बनाई, अतः यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो 12 बिंदुओं पर थी, तो लुई ब्रेल ने यहाँ पे अपनी एक आविष्कार किया। ठीक है, और ब्रेल लिपि का जिन्होंने 6 बिंदुओं पर उपयोग किया और इनके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न की व्याख्या करने में सक्षम है दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, हमारे देश के नीचे दिए गए किसी भाग में खाने की चीजें हैं। हमारे देश में खाने की चीजें दिया गया है, जो किस भाग में खाने की चीजें, जैसे टेपियोका और नारियल के लोग जो है अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का जो है स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे देश के दिए गए किस भाग में होता है? गोवा में होता है, असम में होता है, केरल में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो सभी लोगों ने जानते हैं कि गोवा में नारियल के तेल से तली हुई मछली ज़्यादा खाते हैं, वह आपके गोवा में होता है। अगर यह आ जाए कि टपियोका, अगर आ जाए टपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपका केरल राज्य में होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग इतना तो जरूर जानते होंगे, टपियोका जो है आपके कहाँ पे हो जाएगा? केरल राज्य में होगा। और गोवा में क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, तली हुई मछली जो है खाते हैं नारियल के तेल से, वो गोवा राज्य वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया है, कक्षा 5 की शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का कौन से प्रभावी तरीका होगा? अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह होगा गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना ही शिक्षार्थियों की जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है? तो उनका सबसे बेहतर सुझाव यही होगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं हरप्रीत अध्यापिका, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जब आप सार्वजनिक यह सुझाव देना कि वह दूषित ना करे, ठीक है, अपने द्वारा कम से कम पर्यावरण को दूषित करें, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों या क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। किसका अनुपालन करें? प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम बताना है। ठीक है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय क्या क्या अनुपालन करना चाहिए, तो वो सही क्रम बताना है प्रश्न पत्र बनाते समय। तो सही क्रम क्या होगा प्रश्न बनाते समय? प्रश्न बनाने का सही समय सही जो आपका क्रम होता है वह होता है रूपरेखा डिजाइन पहले तैयार करना, फिर इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, इसके बाद फिर आपका प्रश्न लिखना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, अंत में आपका प्रश्न पत्र का संपादन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथियों के बारे में दिया गया है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो हाथियों के विषय में जो दिया गया कथन है वह सही यह है
कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल का होता है। यह आपका सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य था। एक आप मान लीजिए आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं और अपने बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि यदि 1 महीने मान लीजिए आपके घर में बिजली ना आए तो आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित हो जाएगा। यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या था। यह प्रश्न पूछने का मात्र उद्देश्य यही है शिक्षार्थियों के लिए कि शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकास करना। क्योंकि शिक्षार्थी यहाँ पे कल्पना करेंगे, आए ओ वाह यार बिजली न रहेगी क्या होगा, हम तो 24 घंटे बिजली में हैं, मोबाइल चार्ज करना है बिजली से, घर में पढ़ना लिखना है बिजली से, सब कुछ है बिजली है, पंखा फैन सब कुछ बिजली है, टीवी ऑन करना बिजली है। ठीक है, सबसे बड़ा तो रिचार्ज करना है। ठीक है, सॉरी रिचार्ज नहीं चार्ज करना है। रिचार्ज तो पैसे से होगा और चार्ज किससे होता है, लाइट से होगा। ठीक है, तो कल्पना परक और चिंता करेंगे तो इस कौशल का विकास हो जाएगा। कल्पना परक और चिंता परक कौशल का बच्चों में विकास करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो बिहार राज्य में दोस्तों मधुमक्खी पालन करने की जो सबसे अवधि अच्छी मानी जाती है वह अक्टूबर से दिसंबर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि सबसे अग्रणी राज्य इसमें मधुमक्खी पालन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य आपका पंजाब से ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बिहार जो है आपका, ठीक है, सबसे अग्रणी है और इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा निर्यात भी किया जाता था। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन के लिए अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर। इस रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर घंटे में बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने का मात्र एक ही तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था मॉडल पे उसमें आपको बताया था वो ट्रिक कि आप लोगों को कैसे निकालना है, कैसे समय निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 5:15 में अगर सुबह चल रही है 16 तारीख को तो 5:15 में 24 घंटे माइनस कर देंगे। पहले मैं छोटा सा टिप बता देता हूँ। 5:15 लिखेंगे, फिर 16 के बाद 17 तारीख आएगी। 17 तारीख को 24 घंटे ट्रेन में रहा। इसके बाद 18 तारीख को 4:45 बजे पहुंचता है स्टेशन, तो 4:45 घंटे यहाँ हो गया। ठीक है, इनका टोटल कर लेना है। 16 जुलाई को देखिए 5:15 के बाद जितना समय हो आपको निकल लेना, उसमें करेंगे 24 घंटा और 4:15 में प्लस करेंगे। ये आपका क्या गया समय और दूरी है, इसके बटे में समय कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथन दिया गया है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। अब ये कथन दिया गया कौन कौन से सही हैं। 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 4 कथन सही है या 1, 2, 3 कथन है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो कथन सही होगा वह कथन यह है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष जो होता है ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है और खेजड़ी वृक्ष जो अधिक जल की इसे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है, यहाँ पर पानी की कमी होती है तो इसे जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। और ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया से बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो निर्देश यही है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प करना होता है। और पर्यावरण की अगली प्रैक्टिस सेट अगला मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, लाजवाब होगी। और ऐसे ही क्लासेज, ऐसे ही मॉडल पेपर प्रैक्टिस से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें जायसवाल सर को। दोस्तों अपने परिवार को सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद है, वंदे मातरम है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद।